गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर रहे थे, कुछ डायग्राम्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन हम लोगों को यहाँ करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके सीबीएसई सिलेबस में पर्टिकुलर इस ईयर के लिए नहीं है, लेकिन आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिस्कस करेंगे तो इन सारी चीजों की जरूरत हम लोगों को होगी। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग रिवीजन करते हैं सिलेबस में क्या नहीं है। ये बात हम लोग रेगुलर क्लासेस में सारा डिस्क्राइब कर चुके हैं, सिलेबस में सारी चीज बता चुके हैं। तो उन चीजों को आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बार का जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए इन सारी चीजों की जरूरत होगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस डायग्राम को देखना चाहूंगा। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हमें मिल रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था, लेकिन बीच में हम लोगों ने यहाँ पे कोई सबस्टांस प्लेस किया। अब ये सबस्टांस हम लोगों का अगर पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, तो पैरा या डाई मैग्नेटिक है, तो दोनों ही स्थितियों में ये पैटर्न मिलेगा। किस किस के लिए? पैरा के लिए और डाई के लिए। डिस्टेंस डाई में यही वाला पैटर्न कंपैरेटिवली ज्यादा वाइड हो जाता है, दूर हो जाता है, और पैरा के लिए ऑलमोस्ट ये मिलता है। इवन दैट पैरा में हो सकता है किसी एकाध मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो इसके अंदर से भी दिखा दे, लेकिन नॉर्मली पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेट है, जो हमारा यहाँ पे बीच में स्पेसिमेन है, वो आइसोलेटेड पड़ा रहेगा और उसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं निकलती। अब एक कंफ्यूजिंग सा एनवायरमेंट हो सकता है आपके दिमाग में क्लियर हो गया हो, तो पर्टिकुलर फिगर की बात मैं करता हूं। अब तक मैंने जनरल बात की थी, पर्टिकुलर फिगर की बात करता हूं। तो डिस्टेंस एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास हो रही है, हम देखते हैं, बाकी की सारी बाहर से जा रही हैं। तो एग्जैक्टली ये मेरा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है। अगर ये डाई होता तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्रॉस नहीं करती। तो ये कॉन्सेप्ट था। फेरोमैग्नेटिक में आपको पता ही है, जो नीचे वाली फिगर है वो फेरोमैग्नेटिक को शो कर रही है, और इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में या सॉफ्ट आयरन कोर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी यूनिफॉर्म थी वो भी बैंड होकर के इसके अंदर से पास होने की टेंडेंसी रखती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट मिलता है हम लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करना चाहेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई डाई मैग्नेटिक लिक्विड है। अब डाईमैग्नेटिक लिक्विड में मैं यहाँ पे दो बिहेवियर देख रहा हूं। पहले बिहेवियर में यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बंप बन रहा है। दूसरे बिहेवियर में यहाँ पे क्या बन रहा है, ये माउंट बन रहा है। अगर मैं मैग्नेट्स की बात करता हूं तो मैग्नेट्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम लगे हुए हैं। फिगर से हम लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों फिगर में अंतर क्या है, अब आपको यहां से ये क्लियर होगा। देखेंगे जो ए फिगर है, जो पहली वाली फिगर है, उसमें हमारे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो काफी नजदीक हैं। ये क्लोज कॉन्सेप्ट है, यानी ये दोनों जो पोल्स हैं काफी नजदीक हैं, और यहां पे ये पोल्स कंपैरेटिवली दूर हैं। अगर हमारा सफिशिएंटली अपार्ट का कॉन्सेप्ट है तो हमें यहाँ पे क्या बनेगा, माउंट बनेगा, और अगर ये क्वाइट क्लोज है तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये बंप बनेगा। तो इस तरह से हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर सकते हैं, डाईमैग्नेटिक लिक्विड की बात कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट फॉर पैरा। पैरा के लिए माउंट और बंप दोनों ही कंपैरेटिवली छोटे बनेंगे। रेजिस्टेंस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, फ्रीली सस्पेंडेड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड को प्लेस करता हूं, तो वो अपने आप को इस तरह से अलाइन करेगी कि जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे, या कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट मिलता है किसके लिए, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। आगे अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करता हूं तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो विद नेगेटिव साइन होती है और टेंपरेचर के साथ में कांस्टेंट रहती है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी टेंपरेचर के साथ चेंज नहीं होती, कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये ग्राफ है मेरा किसके बीच में, ससेप्टिबिलिटी और टेंपरेचर के बीच में। ध्यान रहे टेंपरेचर मेरे को यहाँ पे केल्विन में ही कंसीडर करना है। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, slightly concentrated lines of force in paramagnetic substance।
जो ऊपर कॉन्सेप्ट था उसमें एक लाइन हमने दिखा रखी थी, यहाँ पे 3 दिखा रखी है। डाई के अंदर से एक भी पास नहीं होगी। ये सारी की सारी फिगर कंपैरेटिव है, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डाई में से एक भी पास नहीं होगी, पैरा में से कुछ पास होंगी, और फेरो में से मैक्सिमम पास होने की टेंडेंसी रखेंगी। ये हमें यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाना है। अगेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने लिया जो अभी एक्सप्लेन किया था, अगर क्वाइट क्लोज है तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, और फर्दर अपार्ट है तो ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं इसको डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का उल्टा कह सकता हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, लेकिन एक्सटेंट में कंपैरेटिवली काफी कम होती हैं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस बिल्कुल अलग होते हैं, जो निश्चित रूप से रिपेलिंग टेंडेंसी रखते हैं, जबकि पैरा और फेरो दोनों ही अट्रैक्टिंग टेंडेंसी रखते हैं। पैरा कंपैरेटिवली काफी लिटिल अट्रैक्टिंग टेंडेंसी रखता है, जबकि फेरो एक लार्ज एक्सटेंट में अट्रैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए पैरा और फेरो दोनों के लिए ऑलमोस्ट यही ग्राफ मेरे को मिलेगा। ये फ्री टू सस्पेंड मेरे पास कोई बार है, और ये नॉर्थ साउथ पोल का कॉन्सेप्ट दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहां से मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग बात करें ए फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने शो किया हुआ है। अब ये टेम्परेचर के साथ में जो ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्स रिलेशनशिप रखेगी किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी इनकी कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। फर्दर हम लोगों ने ग्राफ लिया फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो पैरा और फेरो का जो ग्राफ है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फेरो में सब्सटेंस के अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स अब रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। यहां हमें यह देखना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली वैक्यूम और मटेरियल के बीच से हम लोगों को डिस्कशन में लेना है। एक बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B in a material is the sum of magnetic flux density in vacuum। ये पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैक्यूम का है। Produced by magnetizing force and magnetic flux density due to magnetization of the material Bm। तो Bm जो है वो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन है। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। आपने यहाँ पे इनकी वैल्यू डाली तो निश्चित रूप से जो आपका B नॉट है उसे म्यू नॉट H आप लिख सकते हैं, Bm है उसको म्यू नॉट I लिख सकते हैं। यहां से म्यू नॉट को कॉमन लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट H 1 प्लस chi m, या जो रिलेटिव परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो मिलता है 1 प्लस chi m। अगर देखें तो सीबीएसई में ये जो 2 लाइन का प्रूफ है आपको कई बार 2 मार्क्स में मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप सीजीएस में बात करते हैं तो h plus 4 pi I होगा, where I is a what? m by v, magnetic dipole moment divided by volume। इसके बाद मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसको थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां हमें कॉन्सेप्ट मिलता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का। फिगर बना के आपको ऊपर दिखा रखे हैं ओपन बुक वाली। chi m क्या होता है हमारा? दैट इज m by h, where m is the magnetic dipole moment and h is the intensity। स्टूडेंट्स दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिक्लिनेशन का, जिसे हम थीटा की बात कर रहे थे। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्थ पोल कंपास का ईस्ट या वेस्ट में कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, कहां से? ज्योग्राफिकल एक्सिस से। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहां से हम लोग इजीली समझ सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को। अब हमारा दूसरा मैग्नेटिक एलिमेंट आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हम लोग डिप के नाम से जानते हैं, और डिप को हम लोग यहाँ डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फाई दे रखा है लेकिन हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे।
उसके साथ में अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो भी छोटा एंगल बना रही होगी, उसे हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसमें नया बताने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी प्लेस पे अर्थ की टोटल इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है या जो कॉस कंपोनेंट होता है, उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर मेरे को दोनों दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं वही वेक्टर सम से। तो ये मैग्नीट्यूड मेरा आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। अगर मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो tan phi इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका वेरिएशन किस तरह से होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पे हमारा एंगल ऑफ डिप 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों का 0 होगा। अब इसका उल्टा, अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे हमारा डिप एंगल 90 डिग्री होगा, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ डिप एंगल बढ़ता चला जाता है और मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 90 मिलती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा 0 होगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे मैक्सिमम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्यूरी लॉ को लेकर के। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने क्यूरी लॉ को कुछ एक्सप्लेन किया था। हो सकता है बच्चों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रह गई हो, तो मैंने दोबारा इसको इंक्लूड किया है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि देखिए, क्यूरी लॉ जो होता है वो फेरो और पैरा के बीच में होता है। इसका कोई भी कंसर्न डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए नहीं होता। यह बात सबसे पहले है। क्यूरी लॉ इज ओनली फॉर फेरो एंड पैरा। इट इज नॉट वैलिड फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, अब क्यूरी लॉ है क्या? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is inversely to its absolute temperature। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर टेकन इन केल्विन होती है, यानी chi m is inversely proportional to capital D, where C is a constant or Curie constant। इसी को हमने आगे यहाँ पे और एलोबरेट कर रखा है डिफरेंट कलर से, आपको और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक। तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर देते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह से बिहेव करेगा, और इस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। दूसरी डिफाइन, the minimum temperature at which a ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance is termed as Curie temperature। यहां कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ऊपर भी हमने टेबल दे रखी थी। क्यूरी वेज लॉ, नो डाउट ये थोड़ा सा हमारा फर्क है। अगर नीट का एग्जामिनेशन देखेंगे तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन हमसे डिस्कस हुआ है। The temperature above Curie temperature, the magnetic susceptibility of ferromagnetic materials is inversely proportional to T minus TC। यहां पे TC क्यूरी टेम्परेचर है और T हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो नथिंग टू न्यू, समराइज किया हुआ है जितनी भी चीजें हमने ऊपर बता रखी हैं उनको, तो मैं यहां नहीं लेना चाहूंगा। बस ये एक बात सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये हमारे सिलेबस में है तब क्या भैया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन दो चीजों को हमें यहां बताना होता है। पैरा के लिए, डाई के लिए, फेरो के लिए। फेरो के लिए जहां ये बहुत ज्यादा होगी, पैरा के लिए काफी कम होगी और डाई के लिए नेगेटिव होगी। ये बात खास रूप से हमें देखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं, हाईलाइट किया हुआ है हमने इसके एग्जांपल्स को। तो नो डाउट एग्जांपल्स हमारे बड़े काम के हैं,
हमें कई बार क्वेश्चन जो है वो इन एग्जांपल्स के बेसिस पर मिल जाता है, तो हमें तैयार कर लेना चाहिए कौन कौन सी चीजें हमारी पैरा में आती हैं, कौन सी फेरो में आती हैं, कौन सी डाई में आती हैं। तो आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये एक सॉल्ट है Fe2O3, एल्निको है, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हमारे पैरा हैं, और बिस्मथ है, कॉपर है, सिलिकॉन है, ये सब हमारे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्टैरिसीस लूप है। अब ये हिस्टैरिसीस लूप बेसिकली H और B के बीच में हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। नो डाउट हिस्टैरिसीस लूप जो है वो इलास्टिक फिटिंग की तरह से होता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो कुछ एनर्जी लॉसेस हमारे होते हैं, और ये एनर्जी लॉसेस हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं। नो डाउट जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व, उतना ही ज्यादा एनर्जी लॉसेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक के लिए हिस्टैरिसीस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सॉफ्ट आयरन के लिए और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो ए ग्राफ जिसमें कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा सॉफ्ट के लिए है, और जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके लिए हमारा ज्यादा एरिया वाला है। तो ये बात हमें यहाँ पे देखनी है। इवन दैट दो अगर हमने यहाँ पे लिए तो देखिए सॉफ्ट आयरन के लिए लेसर एरिया वाला जो शेडेड पोर्शन है वो है, और स्टील के लिए यानी हार्ड आयरन के लिए जो ज्यादा एरिया वाला है वो हमें लेना है। रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है? याद करने की क्षमता। कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज करने के बाद जितना ज्यादा मैग्नेटिज्म को याद रख सकता है, रिटेन कर सकता है, दैट इज रिटेंटिविटी। कोरेसिविटी भूलने की क्षमता। आपने किसी मैग्नेटाइज सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो वो कितनी देर में भूलता है या किस एक्सटेंट तक भूलता है, दैट इज कोरेसिविटी। हिस्टैरिसीस लॉस, मैं वॉल्टन की बात कर चुका हूं, लॉसेस की बात कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं इनको समराइज करता हूं तो परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिटेंटिविटी, ये तीनों ही ग्रेटर होती है सॉफ्ट आयरन के लिए, और कोरेसिविटी, हिस्टैरिसीस लॉस ये लेस होता है किसके लिए? सॉफ्ट आयरन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है हमारे। अब अगर मैं मटेरियल सेलेक्ट करना चाहता हूं किसके लिए? ट्रांसफार्मर कोर्स के लिए, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। अब परमानेंट मैग्नेट्स का मतलब जैसे स्पीकर के पीछे लगी हुई मैग्नेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब जो ट्रांसफार्मर की कोर्स हैं उनके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें मेरे को यहाँ पे देखनी होंगी। जैसे परमानेंट मैग्नेट्स मेरे को बनाने हैं तो हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए, और हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। किसके लिए? परमानेंट मैग्नेट के लिए। अगर मेरे को क्या बनाने हैं, ये जो कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने हैं, ट्रांसफार्मर की कोर बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिटेंटिविटी कम चाहिए, एज वेल एज जो कोरेसिविटी है वो कम चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगेन ये एग्जांपल्स, कोबाल्ट स्टील की बात हम लोग करें तो यहाँ पे 52% हमारा आयरन है, 36% कोबाल्ट है, और 7% व्हाटएवर। सो ये कंपोजिशंस कुछ दे रखे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आपसे डिस्कस होते हैं, नॉर्मली डिस्कस नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको एक बार इनको जरूर पढ़ लेना चाहिए, स्पेशली एल्निको को। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये है हमारा मैग्नेटोमीटर। बेसिकली किसी भी मैग्नेटिज्म की कंपैरिजन के लिए कि किसी मैग्नेट का कितना मैग्नेटाइजेशन है या कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, कम है, ज्यादा है, उसके लिए हम लोग ये एक मैग्नेटोमीटर यूज करते हैं। यहाँ सिंपली ये कांच का हमारा एक कंटेनर होता है जिससे हमें सब कुछ दिखाई देता रहे। ये ऊपर हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट होता है, इसमें कोई भी हम लोग लेस इलास्टिसिटी वाला थ्रेड डालते हैं, इसके अंदर हम लोग ये मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं। अब ये कांच का कंटेनर हमने इसलिए बनाया है कि जो एयर रेसिस्टेंस है या हवा चलने की वजह से जो इसके ऑसिलेशंस हैं अफेक्ट करेंगे तो वो ना हो, यानी एयर रेसिस्टेंस इफेक्टिव ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा मैग्नेट है, हमने इसको क्या किया, एक बार ट्विस्ट करके छोड़ दिया या एक बार इसको वाइब्रेट करके छोड़ दिया। अब ये जितनी ज्यादा देर तक वाइब्रेट करता रहेगा, इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये जो मैग्नेट हम लोगों ने यहाँ पे डाला है इसकी मैग्नेटाइजेशन कंपैरेटिवली काफी कम है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे हमने मिरर लगा रखा है, वो सिर्फ इसके जो वाइब्रेशंस हैं उनको देखने के लिए है कि वाइब्रेशंस हमें पता लगते रहे, जब बहुत माइन्यूट वाइब्रेशंस हैं तब भी हमें पता लगते रहे।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टाइम पीरियड की बात हम लोग करते हैं तो टाइम पीरियड हमारा t इक्वल्स टू 2 पाई आई ओवर एम बी एच है। आई यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। m यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और b जो है या बी एच जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है। तो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होगा। इस रिलेशन से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, सम पोजीशन की बात और डिफरेंस पोजीशन की बात हम लोग यहाँ करना चाहेंगे। दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, एक ही जगह पे हमने प्लेस किया है, तो इसे हम लोग सम पोजीशन के नाम से जानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे दोनों मैग्नेट्स के जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं ऐड हो जाते हैं। अगर मैंने नॉर्थ के ऊपर साउथ और साउथ के ऊपर नॉर्थ इस तरह से प्लेस किया हुआ है तो इसे हम लोग डिफरेंस पोजीशन के नाम से जानते हैं, और यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मेरे डिफरेंस के साइन के साथ में आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सम पोजीशन में अगर मेरे को फाइंड आउट करना है T1 तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, और अगर डिफरेंस पोजीशन में है तो उसके लिए इसका बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है। अब नो डाउट ये सम पोजीशन और डिफरेंस पोजीशन के लिए जो टाइम पीरियड का कांसेप्ट है ये नॉर्मली अब सीबीएसई तो खैर कभी पूछता ही नहीं है ऐसे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपैरेटिवली से कम पूछते हैं, लेकिन हमें एक बार जरूर इसको देख लेना चाहिए। ये फर्दर कुछ फिगर्स हमारी रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने मैग्नेट को ब्रेकअप किया तो क्या होगा, इस तरह से बनेंगे। यहाँ एक बात मैं और समझा देना चाहता हूँ, ये तो फेबुलस मेरे को मिलते हैं, यहाँ पे लेंथ उतनी रहती है लेकिन इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो डिवाइड हो जाता है, और ऊपर स्थिति में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है लेकिन लेंथ डिवाइड हो जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई मैग्नेट को डायगोनली ब्रेकअप कर दे फिर क्या होगा, आपने कभी सोचा है? मान लीजिए ये मेरे पास कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट को उसने डायगोनली ब्रेकअप किया और मेरे पास दो मैग्नेट बन गए। पहला मैग्नेट बन गया मेरे पास ये वाला इस तरीके से, और दूसरा मैग्नेट जो मेरे पास बन गया वो सपोज इस तरीके से ये वाला बन गया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यहां देखिए लेंथ में तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा, 2l लेंथ पहले थी, 2l लेंथ अब है, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो क्या इन दोनों एंड्स की सेम होंगी? हाँ, एब्सोल्युटली। ये बेशक मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लिए हुए है लेकिन इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जितनी यहां पे मेरे को मिलती है। बस अंतर इतना होगा कि यहां पे अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं, पर यूनिट सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से मेरे को यहां इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर फिगर हम देखते हैं यहाँ पे तो बड़ी मजेदार सी है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल रहा है किसके लिए, कह सकते हैं पैरा के लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट जो क्यू वाला है ये मिल रहा है हमें किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। आयरन रिंग है तो जो इनर रीजन है वहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा, लेकिन जो रिंग है या शेल मैं कह सकता हूं, शेल के अंदर से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली यहां से पास होंगी होंगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाता है कई बार। एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको यहां मिलता है। अब सारा क्वेश्चन तो एट ए टाइम आपसे कभी डिस्कस नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ये फिगर में कौन सी फिगर पॉसिबल है कौन सी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं इसको देखना चाहूँ फिगर नंबर 1 को, तो पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा कैसा होता है, यूनिफॉर्म ये रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो दो मैग्नेटिक फील्ड कभी क्रॉस कर नहीं सकते। ये वाला पॉसिबल है। टॉरॉइड के अंदर आपको याद होगा तो टॉरॉइड के अंदर डायरेक्शनल सर्कुलर मैग्नेटिज्म मेरे को मिलता है, पॉसिबल है। अब इसकी मैं बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स अगेन पॉसिबल नहीं है। देखिए मैग्नेट इसके सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन आउटसाइड इनमें एक लेटरल क्या होगा, प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ये फैलेंगी जरूर। इसी तरह से यहां से बाहर निकलते भी जरूर फैलेंगी, तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फिगर की बात हम लोग करें, और भी हमें कई सारी फिगर यहाँ पे मिलती हैं। ये देखिए, अब मैं ई फिगर की बात करता हूं तो पॉसिबल है, लेकिन जो नेक्स्ट फिगर है हम लोगों का, जो जिसे कह सकते हैं डी फिगर है, वो सॉरी एफ फिगर है, तो एफ फिगर जो है हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भैया आप देखो अंदर ये बल्ज आउट हो रही है। इसी तरीके से जो जी फिगर है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी फिगर में आप क्या देख रहे हो, दो पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल चल रही है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या होगा, ये लेटरल प्रेशर की वजह से इस तरीके से बल्ज आउट हो जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो ये कुछ फिगर हैं जिनके बेसिस पे हम लोग काफी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अपनी कर सकते हैं।
नो डाउट इन क्लासेस को हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे रिवाइज करने के लिए मिल जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट, सबका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। अगेन मैं इस फिगर को देखता हूँ, रिपीटेड सी फिगर है, निकिल है। अब उसने फेरोमैग्नेटिक यहाँ कहा नहीं है, मैंने ब्रैकेट में दे दिया। निकिल है, फेरोमैग्नेटिक है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से निकल रही है, हम देख पा रहे हैं। फिर एल्युमिनियम है, पैरामैग्नेटिक है, तो एक निकल पा रही है। अब ये एंटीमनी डाईमैग्नेटिक है, तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर में जो डाईमैग्नेटिक वाली है, इसमें ये जो बीच में से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये भी नहीं निकलेगी। एज यूजुअल जो हमारा tan थीटा या स्लोप ऑफ द लाइन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट आता है I और H के बीच में, तो वो यहाँ पूछेगा A फिगर है या B फिगर है। अब देखो I और H से आपको क्या मिलता है, देखो जरा I ओवर H क्या मिलता है आपको, भूल गए, कोई बात नहीं, याद करो। I ओवर H, यहां से tan थीटा की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, स्लोप की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो जो क्वांटिटी I ओवर H को बनाती है, नहीं पता, अरे भैया याद करो, मिलेगी। जो क्वांटिटी I ओवर H को बनाती है, तो वो A के लिए ज्यादा है या B के लिए ज्यादा है, हम लोग इसके स्लोप की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हमने पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस में किया था। इट्स एनफ। अब ये फिगर भी बड़ा अपने आप में मजेदार सी बात है। लगे हाथ इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। ये मैग्नेट है, 4 पॉइंट है, A B 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ मैं डियर स्टूडेंट ये देख रहा हूँ कि ये जो मेरे पास बीच में बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, इसके इक्वेटोरियल प्लेन मिलते हैं, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसका, अर्थ का। अब नो डाउट इन दोनों की बात करूंगा तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। जबकि ये वाली जो पोजीशन है, इनमें क्या है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ये निकल रहा है मेरा बार मैग्नेट वाला, और ये अर्थ का मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नीचे वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर एंटर करेंगी, और ये मेरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अगर यहां पॉइंट की बात करता हूं और यहां पॉइंट की बात करता हूं, तो डायरेक्शन अलग होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होंगे। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मेरे को इस वाले पॉइंट पे मिलने वाला है, और सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड मेरे को इस वाले पॉइंट पे मिलने वाला है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जिनको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। अगर कोई कंफ्यूजन आपको फिर भी रहता है या कुछ और रहता है, तो सिंपली यू हैव टू व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, उस पर आप लोग क्या करेंगे, सिंपली व्हाट्सएप कर देंगे।